तो हमारा ये न्यू चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जनरली ये एक अलजेब्रा का टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगेगा पढ़ते समय। अलजेब्रा का ही टॉपिक है ना बात। तो ये जनरली अलजेब्रा का एक टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हटा देते हैं इसे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे थोड़ा सा सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में। सीक्वेंस के बाद हम लोग पढ़ लेंगे, इसी में कर लो, सीक्वेंस के बाद थोड़ा सा सीरीज के बारे में पढ़ लेंगे एकदम थोड़ा सा। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद थर्ड नंबर पे आएंगे एपी, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो इसमें पहला नंबर होगा, जो फर्स्ट चीज होगा, वो होगा nth टर्म। nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का nth टर्म क्या होता है। nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, ये सब सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल टर्म, लास्ट टर्म, बहुत सारा नाम आएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा। तो बेसिकली दो ही चीज के बारे में हमें पूरी जानकारियां लेनी है कि एपी क्या होता है, उसका nth टर्म क्या होता है और उसका सम क्या होता है। और इससे ज्यादा फिर आ जाएगा आपका फोर्थ में वर्ड्स प्रॉब्लम, बस खत्म। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देखते हैं बारी बारी से। तो हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो कहता है कि जब ढेर सारे नंबर्स को किसी डिफिनिट रूल में और डिफिनिट ऑर्डर में एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग सजा दिए जाएं, व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड in a definite order according to a definite rule, then they are said to be in a sequence। आया बात समझ में। कह रहा है कि when numbers are arranged in a definite order, नंबर्स को जब डिफिनिट ऑर्डर में सजा दिए जाते हैं। डिफिनिट ऑर्डर मतलब कोई निश्चित ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल। जब और वो कैसे सजाए जाते हैं तो किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग सजाए जाते हैं। मतलब वो कोई ना कोई एक रूल को फॉलो करेगा। एक सीक्वेंस एक ही रूल को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग रूल को फॉलो कर दे। अब रूल का मतलब मान लो कोई एक नंबर ऐड करके लिखे, जैसे ऐसे एग्जाम्पल देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो पहला नंबर है 2 और दूसरा है 5, फिर तीसरा क्या है 8 है, फिर उसके बाद है 11, 11 के बाद आ जाएगा 14, ऐसे। तो सोचो अगला क्या होगा, क्या 17 हो जाएगा, 17 ऐसे। तो पहले इसमें देखो कि कैसे लिखा गया है ये। तो पहली बात तो डिफिनिट ऑर्डर में है, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद रूल के बारे में बात करते हैं, डिफिनिट रूल। तो रूल पे समझो, पहला 2 था और 2 में हमने 3 ऐड किया, 2 + 3 कितना आ गया, दूसरा नंबर आ गया। फिर इसमें भी 3 ऐड किया तो कौन सा नंबर आ गया, तीसरा नंबर आ गया 8। फिर 8 में अगर 3 ऐड कर दो तो क्या 11 आ जाएगा। 11 में 3 ऐड करने से 14। इसका मतलब अगर हम सारे नंबर्स में 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें उसका अगला वाला नंबर आ जा रहा है। मीन्स 17 के आगे वाला नंबर क्या होगा। अगर मैं पूछूं कि 17 के आगे वाला नंबर क्या होगा, क्या होगा, तो इसमें 3 ऐड कर दोगे, 3 ऐड करते ही कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब इसमें एक ही रूल लग रहा है। रूल क्या है कि हम लोग इवरी नंबर में 3 ऐड कर रहे हैं, तो वही है डिफिनिट रूल। डिफिनिट रूल का मतलब ऐसे भी आप दूसरा एग्जांपल देख लो,
इसे हटाओ। इसे हटाने के बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो। चलो एक और रूल के बारे में, ऐसा नहीं सिर्फ जोड़ना ही है, और भी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा की अगर मैं बात करूं तो मान लो मैंने कहा कि फर्स्ट वाला जो है 20 हो जाएगा, सेकेंड वाला 18 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो थर्ड वाला जो होगा, सेकेंड वाला 18 हो जाएगा, फिर थर्ड वाला हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 14। क्या ये एक सीक्वेंस है? तो बोलेंगे कि हाँ ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एवरी नंबर में अगर हम लोग 2 माइनस कर रहे हैं, जैसे इसमें 2 माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, अगर इसमें भी 2 माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। मतलब एवरी नंबर में 2 माइनस करने पर हमारा उसका नेक्स्ट वाला नंबर आ जा रहा है। तो ये एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी एक सीक्वेंस में माना जाएगा। आगे ना बात समझ में? अब आप समझो बात को समझो। थर्ड वाला, क्या यह एक सीक्वेंस में है? √1 दे दिया, इसके बाद दे दिया √2, इसके बाद दे दिया √4, इसके बाद दे दिया √8, इसके बाद दे दिया √16। सोचो तो क्या ये एक सीक्वेंस में है? तो पहले तो नहीं पता कर सकते, लेकिन सारे नंबर्स को ध्यान से देखो। क्या सारे नंबर्स में इसमें 1 है, अगर इसको मैं 2 से मतलब इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 × 2 कितना आ जाएगा? तो √2 आ जाएगा। इस √2 को भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा। इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? √8 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम सारे नंबर में √2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसका अगला नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये भी एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें भी सेम रूल लग रहा है, √2 से सारे नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये भी एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है, डेफिनिट ऑर्डर में सजाया गया है इसे। इसका मतलब ये भी एक सीक्वेंस है। तो तीनों के तीनों नंबर्स, तीनों के तीनों एग्जांपल्स क्या हैं? एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया? तो सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस उसे कहते हैं जो डेफिनिट ऑर्डर में सजाया गया हो, डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, और जो डेफिनिट रूल को फॉलो करे। आ गया बात समझ में? अब यहाँ पे मैं बात करूंगा सीक्वेंस के टाइप्स। तो अगर मैं सीक्वेंस के टाइप्स के बारे में बात करूं तो सीक्वेंस जनरली 2 तरह के होते हैं। सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं। पहला सीक्वेंस जो होगा वो होगा फाइनाइट सीक्वेंस, और जो दूसरा होगा वो होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या होगा? एक होगा फाइनाइट सीक्वेंस और एक होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। तो जो फाइनाइट सीक्वेंस है वो फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट का मतलब क्या समझते हो? फाइनाइट का मतलब हम लोग तो यही समझते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा, एंड कर जाएगा। जैसे पहले इसको उठाते हैं, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये कहीं एंड हो रहा है क्या? कैसे चलते जा रहा है? चलते जा रहा है, कोई एंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये कहाँ तक जा रहा है? तो ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट तक जाने की वजह से ये कौन सा सीक्वेंस में आ जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस में आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इसके पीछे मान लो लिख दूं, मान लो मैं एग्जांपल लिखूं 20, फिर 18, फिर लिख दूं 16, फिर ऐसे ऐसे लिख दूं, लास्ट में लिख दूं 4, बस, और यहीं पे रोक दूं बस, खत्म। तो रोक दिए तो रुकते ही ये कैसा सीक्वेंस बन गया? ये बन गया फाइनाइट सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस तो है लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है। ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, इसलिए ये फाइनाइट सीक्वेंस हुआ। ये सीक्वेंस कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है, इसलिए इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। देख लो एग्जाम्पल में, ऐसे मान लो इसी को लिख देते हैं 20,
18, 16 और ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो माइनस में चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, क्योंकि कम हो रहा है ना, कभी ना कभी तो माइनस आएगा, तो माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हुआ, तो जिसमें लास्ट में कुछ दिया रहे, लास्ट में कुछ दिया रहे जो कहीं ना कहीं रुक जाए, वो फाइनाइट सीक्वेंस। जो कहीं नहीं रुके, इनफाइनाइट तक जाए, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, चल ठीक। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस देखा, अब हम लोग सीरीज देखने वाले हैं। सीरीज क्या होता है, तो ये कोई खास चीज़ नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज लगभग एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज लगभग क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, बस इसे सम के रूप में लिखते हैं। मतलब डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of the terms of a sequence. Algebraic sum of the terms of a sequence is said to be is called a series. Simple. अब ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ आप इसे प्लस में लिख दो या माइनस में लिख दो, जैसे भी लिख दो। जैसे सीक्वेंस क्या होता है, एग्जांपल समझो। अगर मैं बात करूं 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो ये है एक सीक्वेंस। ये क्या है, सीक्वेंस है, अभी अभी सीखा है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 2 + 4 + 6 + 8, प्लस का साइन दे दूं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सीरीज। और कोई खास टर्म नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अगर किसी भी सीक्वेंस के सभी टर्म को, टर्म्स का मतलब क्या है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया, ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया चौथा टर्म, तो उसके सभी टर्म को सम के रूप में लिख दिया जाए। एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस नहीं होता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है प्लस भी दे सकते हो, माइनस भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप अगर इसे ऐसे लिख दोगे, तो लिखने के बाद जो भी आ जाए ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जांपल में 2 + 4 - 6 + 8 - 10 ऐसे कर दिया, तो भी ये क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा ये आपको, इसके बाद प्लस हो जाएगा, तो ये माना जाएगा सीरीज। ये क्या है, सीरीज है। क्यों, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब एक सीक्वेंस है, और आपने एक सीक्वेंस को सम के रूप में लिख दिया, बस खत्म। अब सीरीज भी 2 तरह का हो जाएगा, यही ध्यान देना है। सीरीज भी कितने तरह का हो जाएगा, 2 तरह का हो जाएगा सीरीज। पहला हो जाएगा फाइनाइट, दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट। आगे बात समझ में। फाइनाइट कौन सा, जिसमें लास्ट टर्म दिया रहे, इनफाइनाइट कौन सा, ये सब इनफाइनाइट है। ओके, क्लियर, कोई डाउट। तो अब हमारा नेक्स्ट है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन का मतलब भी सीरीज ही होता है। आ गया ना बात समझ में। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए सीक्वेंस और अ सीरीज एक ही बात है, लगभग मिला जुला कर। तो ये सीक्वेंस in which the difference between any term and the term preceding it and the term preceding it is constant, then it is said to be in AP. AP that means arithmetic progression। समझो बात को, ए सीक्वेंस वैसा सेट ऑफ नंबर्स
इन विच द डिफरेंस बिटवीन, इसी पार्ट को समझना, यही मेन डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप कोई भी टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले लो, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग 20, 25, 30, 35, ऐसे ले लेते हैं 100 तक। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आपका 90 88 ले लेते हैं, उसके बाद 88 ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं 86, उसके बाद ले लेते हैं 84, ऐसे इनफाइनाइट तक। चलो थर्ड वाला ले लो। थर्ड वाला ले लेते हैं 2, फिर ले लेते हैं 4, फिर ले लेते हैं 8, फिर 16, फिर ले लेते हैं 32, ऐसे चलता जाएगा। अभी हमें सीखना है 4, एक और ले लेते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। मैं समझाता हूँ, अभी कोई डाउट नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कुछ अच्छा सा, जैसे यहाँ पे 7 ले लो, फिर ले लो 12, 12 के बाद ले लो 18, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 18, 18 के बाद 22 ले लो, और ऐसे। और हमें मान लो पहचानना हो, हमें ये पहचानना हो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे 112, कुछ भी अपने मन से पहचानना हो कि ये 4 एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल एपी में है और कौन सा एग्जाम्पल एपी में नहीं है। तो इसे पहचानने का तरीका क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे पहला वाला, चलो पहचानते हैं पहला वाला के बारे में। कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे 25 ले लो, एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, टर्म प्रीसीडिंग इट का मतलब होता है उसका पिछला टर्म, 25 का पिछला। तो 25 का पिछला क्या है? 20 है, तो 25 माइनस 20, क्योंकि डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस ऐसे ही तो निकालोगे। तो 25 माइनस 20 कितना आता है? 5 आ जाएगा। अब एक और कोई भी टर्म ले लो, वैसे ही कर लो, 35 माइनस 30, 35 माइनस 30, ये भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कोई भी ले लो भाई, उसके आगे अगर रहता 40 रहता, है ना, ऐसे ले लो 30 माइनस 25, 30 माइनस 25, क्योंकि 30 है नंबर और उसका पिछला टर्म 25 हो जाएगा, तो इसमें भी 5। क्या सब में सेम आ रहा है? इस सेम चीज को ही तो कांस्टेंट कहेंगे, सेम चीज को ही क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सबका डिफरेंस इसमें कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ये वाला टर्म एपी में है, ये वाला टर्म एपी में है। अब एपी समझ में आया डेफिनेशन? द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, कोई भी टर्म ले लो और उसका पिछला टर्म ले लो, उसका डिफरेंस निकाल के देखो, अगर सब में सेम आया, सब में कांस्टेंट आया, सब में कांस्टेंट आया, तो उसे हम लोग एपी में कहेंगे, अदरवाइज उसे एपी में नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अब मैं एक बात बताता हूँ, इस कांस्टेंट चीज को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ये भी याद रखना है। इस कांस्टेंट चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, शॉर्टकट में कहेंगे सीडी, सीडी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आया तो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। चलो देख लेते हैं सेकंड वाले के बारे में, जो आपका सेकंड एग्जांपल है। इसमें देखो कोई भी एक टर्म उठा लो, जैसे 88 उठा लो, 88। अब इसका पिछला कितना है? 90 है। 88 माइनस 90 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। उसी तरह से एक और कोई भी ले लो, 86 ले लो, इसका पिछला कौन हो जाएगा? 88, तो 86 माइनस 88, -2 आया। इसमें देख लो, इसमें भी -2 आएगा, इसमें भी -2 आएगा। इसका मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है -2। इसका मतलब ये भी एपी में है, यस ये भी एपी में है। क्लियर हो गया ना बात? थर्ड वाले को चेक करते हैं। चलो
यहीं पे चेक कर लेते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाले को चेक करो। जब थर्ड वाले को चेक करोगे तो पहला क्या है, कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे 4 ले लो, 4 ले लो, 4 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे ले लो 8, और 8 में से कौन सा माइनस करोगे, 2 या 4, तो 4, क्योंकि इसका पिछला 4 है, 4 टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग इट। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 4 बचा, हो गई गड़बड़। एक में कॉमन डिफरेंस आया 2 और एक में कॉमन डिफरेंस आया 4। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए। डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, है नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा, ये जो है एपी में नहीं होगा। सिमिलरली नीचे वाला सोचो खुद से, एपी में होगा क्या। यहाँ पे कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, 5 आ रहा है, 12 में से 7 जाएगा 5। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बस यहीं पे खत्म हो गया। ये भी एपी में नहीं है, तो पहला और दूसरा एपी में है, तीसरा चौथा एपी में नहीं आया। कैसे आ गया बात समझ में, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो एपी में नहीं है। ओके, चलो टाइप करके देखिए। हाँ, तो कुछ सवाल कर लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोग्रेशन आर इन एपी। चेक करें कि ये जो 4 को प्रोग्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन, वो एपी में है या नहीं है। ऑल्सो फाइंड दियर नेक्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले कॉमन डिफरेंस होगा फिर नेक्स्ट टर्म होगा। तो क्या लिखा है कि इसे चेक करके बताएं कि ये एपी में है या नहीं है, और अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताएं कितना होगा, और उसका नेक्स्ट टर्म बताएं कि इसका अगला टर्म क्या होगा। चलो पहला सवाल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला, फर्स्ट के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट के बारे में लिखा हुआ है 11 और 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है। आप करके देखो भाई, प्रोग्रेशन कैसे चेक किया जाता है। तो चेक किया जाता है, कोई भी टर्म ले लो और उसका आगे वाला टर्म ले लो, पिछला टर्म है ना, टर्म प्रीसीडिंग इट। तो पिछला क्या है, 8 है, और माइनस करके देखो तो 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली 14 माइनस 11 कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। 17 माइनस 14 कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अगर इसे चेक करोगे 20 माइनस 17, तो ये भी 3 आ जाएगा। इसका मतलब सब में सेम आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। तो क्या ये एपी में है, तो हाँ ये एपी में है। तो आंसर हो जाएगा कि यस इट इज इन एपी, ये एपी में है। जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 3। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चला, ऐसे पता चला। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, जैसे ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। समझ में आ रहा नहीं ये सब बात, जैसे छोटी छोटी बातें हैं। तभी आप देखो 3 है। चलो सेकेंड वाला देख लेते हैं हम लोग यहीं पे, सेकेंड वाले का सॉल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट टर्म भी पूछा था ना, कॉमन डिफरेंस तो आ गया, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म के बारे में सोचो, नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। तो लास्ट टर्म ये जो 20 है, खुद से सोचो ना क्या होगा। ऐसे भी दिख रहा होगा 8, 11, 14, 17, 20, 23 आएगा। कैसे आएगा देखो, 20 तो है ही, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा आंसर। सेकंड वाला देखो 6 है, 11 है, फिर 6 है। तो कोई भी टर्म ले लो, 6 ले लो, और उसका पिछला टर्म क्या हो जाएगा 11। तो 6 माइनस 11 क्या होगा, -5 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे और भी सोचो, और अगर तुम सोचते हो तो ये कैसे ले लोगे, इसे देखो 1 है,
-6 क्या आएगा, -5 आएगा। और -6 -5 और देख लो यहाँ पे भाई नेक्स्ट क्या है, -4 और इसका पीछे वाला -1। तो -4 -1 क्या होता है, -5। इसमें भी आ जाएगा। लास्ट वाला देख लो भाई, -9 है, फिर माइनस, ये क्या है, ये -4 है, उसके पीछे वाला। ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, समझ में आया ना बात। -9 ये था, -4 ये है, ये माइनस तो डिफरेंस के लिए जो सब में लगा रहे हैं हम लोग, वो वाला है ना। तो ये हो गया -9 + 4 यानी कि -5। इसमें भी सब में सेम आया, -5 -5। इसका मतलब कि यस ये भी एपी में है, ये तो एपी में है ही, ये भी एपी में है। और इसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी, तो इसकी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगी -5 हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगर कोई नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करे तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी यहाँ पे, हाँ तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो नेक्स्ट टर्म कर लो, -9 है ही, -9 और इसमें किसको ऐड कर देना है, -5 को ऐड कर देना है, प्लस कॉमन डिफरेंस जो है -5, तो क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -13 होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट। चलो थर्ड वाले के बारे में हम लोग देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, थर्ड जो सवाल है वो है ऐसे, √7। √7 के बाद क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, √28। तो कैसे करोगे भाई, कोई भी एक टर्म ले लो, √28 ले लो, -√7 कितना आएगा, कितना आएगा पता ही नहीं है, तो कैसे निकालूं, कंफ्यूजन है, कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा एपी में है कि नहीं। तो इसे सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, तो देखो इसे कोशिश करो, ये देखो आखिर में है क्या, ये है 2 × 2 × 7, लॉजिक लगाओ, और 2 गो 2 है तो क्या गो बाहर आएगा, यहीं पे समझा देते हैं साइड में, 2 × 2 × 7, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है √28, वो √28 जो है ये एक्चुअली में 2√7 है, ये हो गया 2√7 -√7। अब बोलो ये कितना आने वाला है, तो 2 गो आम में से एक आम चला जाएगा तो एक आम बच जाएगा, यानी कितना आएगा, अगेन करके चेक करते हैं। अगेन क्या ले लूँ, 63 ले लूँ, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा √63 और इसका पिछला टर्म क्या होगा, √28। अब आप ऐसे ही करके देख लो, √63 क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 7, पक्का एक आ जाएगा बाहर, क्या होगा 3√7 और ये क्या है, ये तो है 2√7 यानी कि 3√7 -2√7 है ना। और फिर से 3 आम में से 2 आम चला गया, कितना बचा, 1 मैंगो वी हैव लेफ्ट। तो हमारे पास कितने मैंगो बचे हुए हैं, एक आम बचा हुआ है, तो ये √7। तब देखो सेम आया ना, यहाँ भी √7 आया, यहाँ भी √7 आया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा यस, इट इज ऑल्सो इन एपी, यस एपी में है, जिसकी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसकी कॉमन डिफरेंस है √7। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म, अगर नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट टर्म होगा √63, तो √63 प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं ना, तो √7, √63 प्लस √7, इसका मतलब इसको ऐड करोगे तो √63 को लिखोगे 3√7 प्लस √7,
इट मीन्स दैट 4√7, 4√7 को पूरी तरह से रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, रूट 4 जा 16 इंटू 7, 4 जा 16 इंटू 7। आगे ना बात समझ में, मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा 4 11 112, तो रूट अंडर 112, तो इसके आगे वाला आंसर आ जाएगा रूट अंडर 112। दिस इज आवर आंसर। आगे ना बात समझ में, तो फोर्थ वाले को भी ऐसे ही करने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 वाला कर देता हूँ मैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चल देखो फोर्थ वाले के बारे में सोचो, कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे रूट अंडर 50 माइनस कर लो रूट अंडर 18, माइनस किया, बोलो रूट अंडर 50 को कितना लिखूं, क्या रूट अंडर 50 को ऐसे लिखूं 5 इंटू 5, ऐसे इधर समझो 5 इंटू 5 इंटू 2, इसका मतलब 5√2, ये हो गया 5√2। अब इसे बताओ, सोच के बताओ ये कितना हो गया, ये कितना होगा, ये होगा 3√2। अब 5√2 में से 3√2 जाएगा, कितना √2 बचेगा, 2√2 बच जाएगा, है ना। अगेन कर लो, जब अगेन हम लोग करेंगे तो अगेन उसी काम को करेंगे, रूट अंडर 798 माइनस रूट अंडर 50। अब चलो भाई कर लेते हैं यहाँ पे, चलो लॉजिकली बताओ सोच के, रूट अंडर 98 कितना होने वाला है, तो जो रूट अंडर 98 है वो रूट अंडर 98 क्या हो जाएगा, सोच के बताना है, 2 के रूप में आना चाहिए, क्या ये 7√2 होगा, माइनस ये क्या है, ये तो है 5√2, 7√2 में से 5√2 जाएगा, फिर से कितना बचेगा 2√2। अरे ये तो सेम आया, ये जितना आया ये भी उतना ही आया, इसका मतलब यस इट इज ऑल्सो इन एपी, ये भी किस में है, एपी में है, और ये भी एपी में है, जिसका 2 चीज लिखना है हमें, कॉमन डिफरेंस लिखना है और नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2√7, है ना, और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म सोचो, तो नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 98 प्लस 2√7, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, 98 यानी कि 7√2, सॉरी 2√2 है ना जी, 2√2, 7√2 प्लस 2√2 दैट इज 9√2, है ना, और 9 9 जा 81, और 81 2 जा 162, रूट अंडर 162, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, उसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। तो आओ भाई और भी कुछ बेसिक ज्ञान ले लेते हैं एपी में, है ना, बेसिक ज्ञान, देखो बेसिक ज्ञान ले लो कुछ। बेसिक में क्या करना है अभी, कि जैसे हम लोग जानते हैं, मान लो एग्जांपल में 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे आगे जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसे हम लोग कहने वाले हैं फर्स्ट टर्म, है ना, और ध्यान में रखना है फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और T1 से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल a और A1 और T1, T मीन्स टर्म 1, ठीक है, ये डिनोशन है और कुछ भी नहीं। 4 क्या है हमारा, 4 है सेकेंड टर्म, तो जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म को हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, तो सेकेंड टर्म को डिनोट करेंगे, ध्यान से समझना है बात को, A2 से और T2 से, A2 और T2। थर्ड टर्म को उसी प्रकार से, थर्ड टर्म आ जाएगा A3 और T3, फोर्थ टर्म A4 आ जाएगा, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे चलेगा,
है ना। लेकिन जनरली अकेले बात करें तो एक ही बात हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, कॉमन डिफरेंस, इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करने वाले हैं। किससे डिनोट करने वाले हैं? स्मॉल डी। उसके बाद nth टर्म और जनरल टर्म, जनरल टर्म, इसे हम लोग an और tn से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है ना। an और tn, an a1 a2 a3 वाले में an आ जाएगा। जब t1 t2 t3 बोलेंगे तो tn बोल देंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्लियर? आगे बात समझ में? यहाँ से ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। और अब कुछ फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, और बेसिक बात क्या पता चला, अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो d, तो d के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? d के लिए फॉर्मूला हुआ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये d निकालने का तरीका है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये कोई भी कर सकते हो, कोई भी नंबर और उसका एक पिछला नंबर को माइनस कर सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग सबसे ज्यादा बार इसी को यूज करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, डी निकालने का तरीका। और यहाँ से जो एपी लिखाएगा, एपी को समझो बात को। एपी को कैसे लिखोगे? a1, a2, a3, a4 ऐसे भी हो सकता है। और t1, t2, t3, t4 ऐसे जाएगा। लास्ट में चला जाएगा tn, इसमें क्या जाएगा लास्ट में? an ऐसे जाएगा। और जो सबसे बेस्ट चीज है उसे समझो बात को। सबसे जो अच्छा है वो क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म को अगर तुम ए कहते हो, ए, तो ऑटोमेटिकली जो सेकेंड टर्म है वो क्या बन जाएगा? सोच के देखो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ अच्छे से। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो डी का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है ना। तो इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट को क्या कह रहे हो? फर्स्ट को कह रहे हो ए, फर्स्ट टर्म को क्या लिख रहे हो? ए। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या निकला? इधर ए माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। दैट मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। थर्ड टर्म सिमिलरली उसी प्रकार से, थर्ड कैसे होगा? तो डी को ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। अब यहाँ से डी इज इक्वल टू, थर्ड को थर्ड छोड़ दो, सेकेंड को क्या लिखोगे? ए प्लस डी। माइनस में इधर पूरा ए प्लस डी माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए प्लस डी प्लस ये वाला डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म। इसका मतलब थर्ड टर्म क्या हो गया? थर्ड टर्म हो गया ए प्लस टू डी। तो इस प्रकार से थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस टू डी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, फिर क्या हो जाएगा? ए प्लस फोर डी, फोर डी ऐसे। ठीक है ना? क्या सीखने मिला? टुकना समझना, बात को अच्छे से समझना, टेंशन मत लो। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप एपी समझना चाहते हो तो ये समझना ही पड़ेगा। एपी समझना चाहते हो तो ये समझना ही पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो देखो, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होने वाला है? फर्स्ट टर्म जो हमारा होने वाला है वो है ए। सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। मतलब आप टर्म को समझो, इसमें कोई भी डी नहीं है, सेकेंड में एक डी है, थर्ड में दो डी है, दो डी। इसका मतलब लॉजिक को समझो यहीं पे।
और लॉजिकली बोलो, क्या सब में एक कम है? एक कम है। हाँ, जैसे फोर्थ टर्म में 3d है, a प्लस 3d, एक कम 4 माइनस 1, मतलब इसे किताबों में से लिखा रहता है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। क्यों? 4 में से 1 कम, तब ना 3 आया, है ना बात समझ में? प्रूफ, प्रूफ देखो सामने है आपका। सेकेंड टर्म क्या आ गया? सेकेंड टर्म आ गया a प्लस डी। थर्ड आ गया a प्लस 2d आ गया थर्ड। फोर्थ आएगा a प्लस 3d। तो इस प्रकार से अब लॉजिक लगा के बोलो। फिफ्थ बोलो, मैं मान लो मैं ऐसे पूछूं, ऐसे कुछ भी मान लो मैं पूछूं 20th, ये 20th टर्म ये पूछ दूं तो इसका कितना लिखोगे? तो लिखोगे इसका हो जाएगा a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 20 में से एक कम 19d। क्या होने वाला है? a प्लस 19d। उसी तरह से सोच के देखो, मान लो मैं ऐसे ही पूछ दूं 65th टर्म पूछ दूं, क्या बोलोगे? a प्लस 65 माइनस 1 यानी कि 64 इंटू डी, इसमें से एक कम। तो ये सब फॉर्मूला है, निकालने का तरीका ही ये। आ गया बात समझ में? ओके। इसके बाद मान लो मैं nth टर्म पूछ दूं tn का फॉर्मूला, तब क्या करोगे? तो बोलोगे कि a प्लस n में से एक कम, क्योंकि nवां टर्म पूछ रहा हूं ना, तो n में से एक कम यानी कि n माइनस 1 और इनटू में d। दिस इज योर फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, गॉट इट? नोटिस करो। चलो भाई, तो देख लो यहाँ पे, मान लो ऐसे सवाल मिल जाए तुमको, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहे और बोले कि ये एपी में है। क्या बोलेगा? ये एपी में है। ये एपी में है तो बताओ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फिर इसका डी क्या होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो निकालना रहे। फिर उसके बाद कुछ भी बोल दे, मान लो 11th टर्म पूछ ले, 15th टर्म पूछ ले, या फिर 31st टर्म पूछ ले, या फिर उसका nth टर्म पूछ लेंगे, तो कैसे निकलेगा? चलो बारी बारी से समझते हैं। तो सॉल्यूशन के समय आप सॉल्यूशन करते टाइम देखो ध्यान से और लॉजिक लगाओ। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो खुद 65 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। खत्म, पहला आंसर तो हो गया। दूसरा d क्या है? फर्स्ट का तो आंसर आ गया। सेकंड के बारे में बात करता हूं। सेकंड का आंसर कैसे निकाला जाए? डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने बताया था डी का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे लिखना है हमें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म ले लो, या फिर ऐसे भी पता है कॉमन डिफरेंस, कोई भी एक नंबर और उसका पीछे वाला नंबर। तो क्यों ना सेकंड और फर्स्ट को ले लिया जाए। तो सेकंड टर्म क्या होगा? 67, ये वाला है सेकंड, माइनस फर्स्ट क्या है? 65 है। अब इसे माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई आंसर यहाँ पे। अब चलो थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं। ये 2 समझ में आया ना? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये वाला माइनस ये कब से कर रही है? यही तो कर रहे हैं, टाइम पास। 11th टर्म क्या होगा? 11th टर्म निकालने का तरीका सोचो, अभी सोचो, अभी जस्ट बात की है फॉर्मूला के बारे में। 11th टर्म मतलब a प्लस 11 में से एक कम। 11 में से एक कम क्या होगा? 10 इंटू डी। याद आया फॉर्मूला? a प्लस 10 इंटू डी। डायरेक्ट निकाल सकते हो, काउंट नहीं करना है 11 बार, नहीं, डायरेक्ट। तो a प्लस 10 डी, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 65 प्लस 10 का 10 और d की वैल्यू कितनी है? तो d की वैल्यू अभी निकाले हम लोग, ये वाला पार्ट 2। तो d की वैल्यू आ गया 2 ऐसे। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा?
तो ये 10 टू 20, 65 प्लस 20 85 आंसर। है ना बात समझ में? देखो कितनी आसानी से निकला। चलो और भी दिखाता हूं मैं, ऐसे ही आसान आसान, ठीक है ना। 11th के बाद कौन सा टर्म निकालना है हमें? 15th। 15th टर्म कैसे लिखोगे? 15th टर्म, तो 15th के लिए क्या लिखोगे? a प्लस 14d, 15 में से एक कम 14d, a प्लस 14d क्या हो जाएगा? 65 प्लस 14 इंटू 2। ए की वैल्यू 65 और डी की वैल्यू 2। बोलो कितना हो जाएगा? 65 प्लस 28। ऐड करके बताओ। ऐड करोगे जब तो 8 और 5 13, 13 का हो जाएगा 1, 6 2 8 और 1 9। दिस इज आवर आंसर। उसी तरह से आप 31st निकाल लो। 31st के लिए क्या लिखोगे? यहीं पे सोचो 31st के लिए क्या लिखोगे? 31st टर्म a प्लस 30d, नहीं यस और नो, क्योंकि 31st 31 से एक कम 30 होता है। फिर उसके बाद वैल्यू रखोगे, आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। nth टर्म क्या होगा? nth टर्म दैट इज tn, और tn का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म मतलब a प्लस n में से एक कम, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो याद करना आसान है। a की वैल्यू है 65 प्लस डी, n के तो हमें पता नहीं है कितना, क्योंकि ऐसे तो लिखा नहीं है कितना, तो नहीं लिखा है, तो n का n छोड़ दो, -1 का -1 छोड़ दो, और d की जगह क्या लिख दोगे? 2 लिख दो आप। कितना आ जाएगा? 65 प्लस, अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2n माइनस 2। इसका मतलब 65 में से 2 गया तो 63 प्लस 2n, tn का फॉर्मूला। तो दिस इज योर tn, आंसर आ गया। तो एटलीस्ट इस हिसाब से ऐसे निकालना होता है। फर्स्ट टर्म क्या सा है, सेकंड टर्म कौन है, डी कैसे निकालना है, ऐसे कोई भी नंबर आ जाए कैसे निकालना है, आगे बात समझ में, टीएन कैसे निकालना है, देखो और समझो बात को। ओके ठीक है, तो आज इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ये पूरा का पूरा एपी पे बेसिक था, है ना, बेसिक लेक्चर था। अच्छे से समझो, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके।